दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में अकबर बीरबल की बहुत मजेदार कहानी। अकबर और बीरबल, अदृश्य कपड़े का मामला। एक चमकदार धूप वाली सुबह बादशाह अकबर अपने दरबारियों से घिरे अपने भव्य सिंहासन पर बैठे थे। उनमें से एक उनके सबसे भरोसेमंद सलाहकार बीरबल भी थे, जो अपनी बुद्धि और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। मनोरंजन और बौद्धिक चुनौती के लिए हमेशा उत्सुक रहने वाले अकबर ने अपने दरबारियों को एक नई और असामान्य चुनौती के साथ परखने का फैसला किया। अकबर ने घोषणा की, मैंने एक असाधारण कपड़े की कहानियां सुनी हैं, जो इतना महीन और नाजुक है कि वह नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता। मैं अपने शाही संग्रह के लिए ऐसा कपड़ा हासिल करना चाहता हूँ। आप में से कौन मेरे लिए यह अदृश्य कपड़ा ढूंढ सकता है? दरबारी हैरान रह गए और एक दूसरे को उलझन भरी निगाहों से देखने लगे। एक अदृश्य कपड़ा? कोई ऐसी चीज कैसे पा सकता है? हालांकि किसी ने भी सम्राट की इच्छा पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की। उनकी हिचकिचाहट देखकर अकबर ने बीरबल की ओर रुख किया और कहा, बीरबल, आप अपनी कुशलता और बुद्धि के लिए जाने जाते हैं। क्या आप मुझे यह अदृश्य कपड़ा ढूंढ सकते हैं? बीरबल की आंखों में हमेशा की तरह चमक थी। उसने सिर झुकाया और कहा, महाराज, मैं एक हफ्ते में आपके द्वारा देखे गए सबसे बेहतरीन अदृश्य कपड़े के साथ वापस आऊंगा। दरबारी और भी हैरान थे। बीरबल ऐसी चीज लाने का वादा कैसे कर सकते थे जो अस्तित्व में ही नहीं थी? फिर भी वे सांस रोककर हफ्ते के बीतने का इंतजार कर रहे थे। 7वें दिन बीरबल खाली बक्सा लेकर दरबार में वापस आया। वह सिंहासन के पास पहुंचा और बड़े समारोह के साथ बक्सा अकबर को भेंट किया। महाराज, बीरबल ने घोषणा की, मैं देश के सबसे कुशल बुनकरों द्वारा बुना गया सबसे बढ़िया अदृश्य कपड़ा लाया हूं। केवल वे ही लोग इसकी सुंदरता देख सकते हैं जो बुद्धिमान और शासन करने के योग्य हैं। अकबर ने बीरबल की चतुर चाल का अनुसरण करते हुए खाली डिब्बे में देखा और प्रशंसापूर्वक सिर हिलाया। आह, वाकई यह बहुत ही बढ़िया है। कितनी कारीगरी है। दरबारियों ने जब महसूस किया कि सम्राट प्रसन्न हैं, तो उन्होंने भी अदृश्य कपड़े की प्रशंसा करनी शुरू कर दी। हर कोई उसकी अवास्तविक सुंदरता का वर्णन करने में एक दूसरे से आगे निकल गया। ओह, कितनी अच्छी बनावट है। ऐसे जटिल पैटर्न, रंग तो बिल्कुल बेजोड़ हैं। उनके चापलूसी भरे व्यवहार से प्रसन्न होकर अकबर अंततः बीरबल की ओर मुड़े और पूछा, बीरबल, मुझे बताओ कि तुमने ऐसा असाधारण कपड़ा कैसे ढूंढ निकाला? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, यह कपड़ा हमें याद दिलाता है कि बुद्धि और सत्य को देखने की क्षमता अक्सर हमारे भीतर ही होती है। बहुत से लोग दावा करते हैं कि वे वही देखते हैं जो वे मानते हैं कि उनसे अपेक्षित है, भले ही वह मौजूद न हो। हमेशा सत्य की तलाश करना महत्वपूर्ण है। सत्य का पालन करें और भ्रम से प्रभावित न हो। अकबर बीरबल की बात समझकर खिलखिलाकर हंस पड़े, तुमने एक बार फिर हमारी आंखें खोल दी हैं। बीरबल, एक महत्वपूर्ण सत्य की ओर हमारी आंखें खुल गई हैं। इस अदृश्य कपड़े को हमेशा याद रखने की याद दिलाते रहें। खोखली प्रशंसा की अपेक्षा ईमानदारी और बुद्धिमत्ता को महत्व दें। दरबारियों को यह एहसास हुआ कि वे चतुराई में मात खा गए हैं, इसलिए वे भी सम्राट के साथ हंसने लगे। दरबार बीरबल की चतुराई से प्रसन्न और प्रशंसा से भर गया। उस दिन से अदृश्य कपड़े की कहानी सबसे प्रिय कहानियों में से एक बन गई। अकबर के दरबार की कहानियां बीरबल की बेजोड़ बुद्धि और महत्व का प्रमाण हैं। नेतृत्व में सच्चाई। और इस प्रकार अकबर और बीरबल अपने कामों से दरबार को प्रसन्न करते रहे। ज्ञान और हास्य का अनूठा मिश्रण यह सुनिश्चित करता है कि उनकी विरासत को हमेशा याद रखा जाएगा।
आने वाली पीढ़ियों के लिए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। दो रहस्यमय चोर का मामला, नई मजेदार कहानी। एक सुबह बादशाह अकबर को पता चला कि उनकी कीमती शाही अंगूठी गायब है। यह अंगूठी परिवार की विरासत थी, बेहतरीन रत्नों से सजी हुई थी और इसका भावनात्मक महत्व भी काफी था। अकबर क्रोधित हो गए और उन्होंने तुरंत अपने मंत्रियों और रक्षकों को चोर को खोजने के लिए बुलाया। अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद शाही पहरेदार खोई हुई अंगूठी नहीं ढूंढ पाए। दरबार में उथल पुथल मची हुई थी और अकबर का धैर्य जवाब दे रहा था। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए बीरबल हमेशा की तरह शांत भाव से आगे बढ़े। महाराज, यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं इस रहस्य को सुलझा लूंगा और चोर को ढूंढ लूंगा, बीरबल ने विश्वासपूर्वक कहा। अकबर ने बीरबल की बुद्धि पर भरोसा करते हुए सहमति में सिर हिलाया। बहुत अच्छा बीरबल, तुम्हारे पास अपराधी को खोजने और मेरी अंगूठी बरामद करने के लिए 3 दिन हैं। बीरबल मुस्कुराए और मामले को सुलझाने के लिए निकल पड़े। उन्होंने महल में सबसे ऊंचे दर्जे के मंत्रियों से लेकर सबसे छोटे नौकरों तक से पूछताछ शुरू की। हालांकि किसी को भी गायब अंगूठी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसके बाद बीरबल ने सभी महल सेवकों को प्रांगण में इकट्ठा किया और घोषणा की, मेरे पास एक चोर को खोजने का जादुई उपाय। आज रात आप में से प्रत्येक को बराबर लंबाई की एक छड़ी दी जाएगी। इसे रात भर अपने पास रखना। कल सुबह हम फिर से यहाँ इकट्ठा होंगे और चोर की छड़ी 2 इंच बढ़ गई होगी। नौकर हैरान थे, लेकिन उन्होंने बीरबल की बात मान ली। वे सभी एक एक छड़ी लेकर बिस्तर पर चले गए, इस चिंता में कि सुबह क्या होगा। अगली सुबह सभी लोग अपनी अपनी लाठियां लेकर आंगन में एकत्र हुए। बीरबल ने सावधानी से उन्होंने प्रत्येक छड़ी की जांच की और पाया कि एक छड़ी 2 इंच छोटी थी। बीरबल ने छोटी छड़ी पकड़े हुए नौकर की ओर इशारा करते हुए कहा, यह चोर है महाराज। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे पता लगाया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए बताया, कल रात मैंने प्रत्येक नौकर को बराबर लंबाई की एक छड़ी दी और उनसे कहा कि चोर की छड़ी 2 इंच बढ़ जाएगी। दोषी व्यक्ति को डर था कि उसकी छड़ी वास्तव में बढ़ जाएगी, इसलिए उसने अपनी छड़ी से 2 इंच काट दिया, इस उम्मीद में कि यह किसी की नजर में नहीं आएगा। इस प्रकार उसकी छड़ी छोटी हो गई। नौकर को जब एहसास हुआ कि वह पकड़ा गया है, तो उसने अंगूठी चुराने की बात कबूल कर ली और उसे वापस कर दिया। अकबर बादशाह बहुत खुश हुए और बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। बीरबल, आप अपनी बुद्धिमत्ता और सरलता से मुझे आश्चर्यचकित करना कभी बंद नहीं करते। आपने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आप मेरे सबसे भरोसेमंद सलाहकार क्यों हैं। अकबर ने बीरबल को उदारतापूर्वक पुरस्कृत करते हुए कहा। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक प्रशंसा स्वीकार की और कहा, महाराज, कभी कभी थोड़ा सा सत्य को उजागर करने के लिए मनोवैज्ञानिक प्रवंचना ही पर्याप्त है। और इस प्रकार रहस्यमय चोर का मामला सुलझ गया और बुद्धि और बुद्धिमत्ता के स्वामी के रूप में बीरबल की प्रतिष्ठा और भी मजबूत हो गई। यह कहानी बीरबल की चतुराई और अपरंपरागत तरीकों से समस्याओं को हल करने की उनकी क्षमता को दर्शाती है। साथ ही सम्राट अकबर के दरबार में हास्य का एक स्पर्श भी जोड़ती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। 3 एक सुंदर सुबह सम्राट अकबर थोड़ा बेचैन और उदास महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री बीरबल को बुलाया ताकि उनका मनोबल बढ़ सके और कुछ बुद्धिमानी भरी सलाह मिल सके। बीरबल, अकबर ने कहा, मैं परेशान हूँ। मेरी सारी दौलत, शक्ति और उपलब्धियों के बावजूद मैं वास्तव में खुश महसूस नहीं करता हूँ। क्या तुम मेरे लिए खुशी का रहस्य ढूंढ सकते हो?
बीरबल, जो अपनी तेज बुद्धि और समझदारी के लिए मशहूर थे, मुस्कुराए और बोले, महाराज, खुशी एक सरल लेकिन मायावी अवधारणा है। मुझे 1 सप्ताह का समय दें और मैं खुशी का रहस्य लेकर लौटूंगा। अकबर ने सहमति दी और बीरबल अपने खोज पर निकल पड़े। उन्होंने शहर भर में घूमकर कई लोगों से बात की, लेकिन किसी के पास निश्चित उत्तर नहीं था। एक शाम एक गांव से गुजरते हुए बीरबल ने एक छोटे से घर से हंसी की आवाज सुनी। उत्सुक होकर उन्होंने घर के अंदर झांका। अपने आश्चर्य से उन्होंने देखा कि एक गरीब किसान, उसकी पत्नी और उनके बच्चे एक मामूली डिनर टेबल के चारों ओर बैठे थे, दिल खोलकर हंस रहे थे। परिवार में जोश भरी बातचीत चल रही थी और वे अपनी विनम्र परिस्थितियों के बावजूद पूरी तरह से संतुष्ट और खुश थे। बीरबल घर में प्रवेश किए और अपना परिचय दिया। किसान और उसका परिवार इतने प्रतिष्ठित अतिथि को पाकर सम्मानित महसूस कर रहे थे और उन्होंने बीरबल का गर्मजोशी से स्वागत किया। मुझे माफ करें, बीरबल ने कहा, मैं खुशी का रहस्य ढूंढने की खोज पर हूं। आप बहुत खुश और संतुष्ट दिखते हैं। क्या आप मुझे अपना रहस्य बता सकते हैं? किसान मुस्कुराया और उत्तर दिया, यह वास्तव में बहुत सरल है। हम छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढते हैं और हमेशा हमारे पास जो है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बजाय इसके कि क्या कमी है। हम अपनी खुशियां और दुख साझा करते हैं और हमेशा एक दूसरे के लिए समय निकालते हैं। हमारी खुशी हमारे मजबूत पारिवारिक बंधन और प्रेम से आती है। बीरबल ने परिवार का धन्यवाद किया और महल लौट आए। उन्होंने अपनी खोज का परिणाम अकबर के साथ साझा किया, लेकिन सम्राट को संदेह हुआ। बस इतना ही, बीरबल। केवल जो हमारे पास है उस पर ध्यान केंद्रित करना और प्रियजनों के साथ समय बिताना। निश्चित रूप से इसमें और भी कुछ होना चाहिए। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, महाराज, अगर आप वास्तव में खुशी का रहस्य समझना चाहते हैं तो आपको इसे स्वयं अनुभव करना होगा। मैं एक छोटा सा प्रयोग करने का सुझाव देता हूं। अकबर ने रुचि दिखाते हुए बीरबल की योजना पर सहमति दी। अगले दिन बीरबल ने अकबर को एक सामान्य व्यक्ति के रूप में भेष बदलकर उसी गांव में ले गए। उन्होंने दिन भर खेतों में काम किया, भोजन साझा किया और गांव वालों के साथ बातचीत की। शाम तक अकबर थक चुके थे, लेकिन उन्होंने एक अजीब संतुष्टि महसूस की। गांव के लोग, जो उनकी असली पहचान नहीं जानते थे, उनके साथ दया और सम्मान से पेश आए। उन्होंने अपनी कहानियां, हंसी और छोटी छोटी खुशियां अकबर के साथ साझा कीं। रात को जब वे एक अलाव के आसपास बैठे थे, अकबर ने बीरबल की ओर मुड़कर कहा, मुझे लगता है कि अब मैं समझ गया हूं। सच्ची खुशी जीवन की छोटी छोटी खुशियों में, सच्चे संबंधों में और जो हमारे पास है उसकी सराहना करने में निहित है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हाँ महाराज, खुशी बड़े महलों या असीम संपत्ति में नहीं, बल्कि छोटे छोटे खुशियों के क्षणों और दूसरों के साथ हमारे संबंधों में मिलती है। अगले दिन वे महल लौट आए। अकबर, जो अब प्रबुद्ध और संतुष्ट महसूस कर रहे थे, ने बीरबल को सच्चे अर्थों में खुशी दिखाने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने यह घोषणा की कि उनके राज्य के हर नागरिक को उनके परिवारों के साथ समय बिताने और उनके जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उस दिन से अकबर न केवल अपने राज्य पर बुद्धिमानी से शासन करते थे, बल्कि एक नई भावना के साथ खुशी और संतोष के भी। और बीरबल हमेशा की तरह अपने बुद्धि और समझदारी के साथ किसी भी चुनौती को हल करने के लिए उनके साथ खड़े रहे। यह कहानी बीरबल की चतुराई और उनकी अनोखी तरीके से मूल्यवान जीवन पाठ सिखाने की उनकी क्षमता को उजागर करती है। साथ ही अकबर और बीरबल की समयहीन कहानियों में एक हास्य और मानवीय स्पर्श भी जोड़ती है।
दोस्तों, यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। 4 गायब मूंछों का मामला, नई मजेदार कहानी। सम्राट अकबर न केवल अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे, बल्कि अपनी सुसज्जित और स्टाइलिश मूंछों के लिए भी जाने जाते थे, जिन पर उन्हें बहुत गर्व था। एक सुबह जब अकबर दिन के लिए तैयार हो रहे थे, तो उन्होंने आईने में कुछ भयावह चीज देखी। उनकी मूंछें गायब थीं। घबराकर अकबर ने तुरंत अपने दरबार को बुलाया। दरबारी जल्दी जल्दी हॉल में पहुंचे, यह जानने के लिए उत्सुक थे कि यह इतनी जल्दी क्यों है। अकबर ने गुस्से और शर्मिंदगी के मिलेजुले भाव में घोषणा की, किसी ने मेरी मूंछें चुरा ली हैं। यह देशद्रोह का कृत्य है। दरबारी चौंक गए, लेकिन उनमें से बीरबल शांत और विचारशील रहे। तनाव को भांपते हुए अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हें अपराधी को ढूंढना होगा और सूर्यास्त तक मेरी मूंछें वापस कर देनी होंगी, नहीं तो। बीरबल ने अपनी मुस्कुराहट को दबाने की कोशिश करते हुए सम्मानपूर्वक झुककर सम्राट को आश्वासन दिया, महाराज, मैं इस रहस्य को सुलझा लूंगा और दिन समाप्त होने से पहले आपकी मूंछें वापस ले लूंगा। बीरबल ने अपनी जांच की शुरुआत सबसे पहले महल के नाई अब्दुल से की। अब्दुल डर से कांप रहा था और उसने कसम खाई कि उसका इस गायब होने से कोई लेना देना नहीं है। उसने विनती की, मैंने कल ही इसे काटा है, महाराज। बीरबल ने उस पर विश्वास किया, लेकिन कड़ी निगरानी रखने का फैसला किया। इसके बाद बीरबल महल के रसोई घर में गए और सोचा कि शायद रसोइये ने कुछ असामान्य देखा है। अकबर के पसंदीदा व्यंजन तैयार करने में व्यस्त रसोइये ने हैरान होकर कहा, मेरे सूप में मूंछें होती तो बहुत ध्यान देने योग्य होती। बीरबल को पता था कि उसे एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उसने जाल बिछाने का फैसला किया। उसने दरबार में घोषणा की, आज रात हम सम्राट के सम्मान में एक भव्य दावत का आयोजन करेंगे। सभी को उपस्थित होना चाहिए और हम चोर को ढूंढ लेंगे। उस शाम दरबार में उत्साह और उत्सुकता का माहौल था। दावत आगे बढ़ी तो बीरबल ने खड़े होकर कहा, मेरे पास आप सभी के लिए एक खास व्यंजन है, एक जादुई हलवा। जो कोई भी इसे खाएगा वह सच बोलेगा और अपने सबसे गहरे रहस्य उजागर करेगा। दरबारियों ने उत्सुकता और थोड़ी घबराहट के साथ हलवे का एक निवाला खाया। बीरबल ने उन्हें ध्यान से देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं पाया। फिर एक धूर्त मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, आह, मैं यह बताना भूल गया, अगर आपने बादशाह की मूंछें छू ली तो यह हलवा भी बहुत खुजली पैदा करता है। तुरंत ही दरबारियों में से एक मंत्री गोपाल ने अपना चेहरा खुजलाना शुरू कर दिया। गोपाल का चेहरा लाल हो गया और पूरा दरबार हंसने लगा। अकबर ने अपना चेहरा सीधा रखने की कोशिश करते हुए पूछा, गोपाल, क्या तुम्हें कुछ कबूल करना है? गोपाल को एहसास हुआ कि वह पकड़ा गया है, इसलिए हकलाते हुए बोला, महाराज, यह एक हानिरहित शरारत थी। मुझे आज सुबह आपकी मूंछों का टुकड़ा फर्श पर मिला। मुझे लगा कि आपकी प्रतिक्रिया देखना मजेदार होगा। लीजिए, यह मेरे पास है। उसने जेब से गायब मूंछें निकाली। दरबार में एक बार फिर ठहाके गूंज उठे। अकबर ने खुद को हंसने से रोकने की पूरी कोशिश करते हुए अपनी मूंछें वापस अपने चेहरे पर रख लीं। अकबर ने गंभीर किंतु मनोरंजक लहजे में कहा, गोपाल, तुम्हारी शरारत तुम्हें भारी पड़ सकती थी, लेकिन चूंकि इससे दरबार में कुछ हास्य पैदा हुआ, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देकर छोड़ देता हूँ। अगली बार ऐसी शरारत करने से पहले 2 बार सोच लेना। बीरबल की ओर मुड़कर अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर रहस्य सुलझाने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग किया है। मैं तुम्हारी सराहना करता हूँ। बीरबल ने सिर झुकाकर जवाब दिया, महाराज, कभी कभी शरारती व्यक्ति को पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका खुद एक छोटी सी शरारत करना होता है।
और इस तरह दरबार ने दावत का पूरा आनंद लिया। अकबर की मूछें सुरक्षित रूप से अपनी जगह पर वापस आ गईं और सभी ने दिन भर की घटनाओं पर खूब हंसी मजाक की। यह घटना अकबर और उनके चतुर मंत्री बीरबल की कई यादों में से एक बन गई। यह कहानी न केवल बीरबल की चतुराई को उजागर करती है, बल्कि इस महान जोड़ी के साहसिक कारनामों में हास्य का स्पर्श भी जोड़ती है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। एक दिन बादशाह ने पूछा, कोई आदमी मनहूस भी होता है? बीरबल ने कहा, जी, बहुत से लोग मनहूस होते हैं। बादशाह ने आज्ञा दी, एक मनहूस आदमी मेरे सामने पकड़कर लाओ। बीरबल एक आदमी को पकड़कर लाया और बादशाह से बोला, यह आदमी मनहूस है। बादशाह को उस दिन बहुत परेशानियां हो रही थीं, इसलिए बादशाह को क्रोध आ गया और उन्होंने उस व्यक्ति को फांसी का आदेश दे दिया। जब फांसी का आदेश हो गया तो बीरबल ने बादशाह से पूछा, जहांपना, क्यों इस बेचारे को फांसी देना चाहते हैं? यह मनहूस है। फिर कल सुबह सुबह इसी का मुंह देखा था। इसका मुंह देखने के कारण मैं परेशान हो रहा था। और हुजूर, इसने किसका मुंह देखा था जो बेचारा दुनिया से जा रहा है? बादशाह चौंक पड़े। उस आदमी ने भी तो बादशाह का मुंह देखा था। बादशाह समझ गए और इनाम देकर उस आदमी को विदा कर दिया। एक दिन अकबर बादशाह ने बीरबल को छकाने की एक तरकीब सोची। उन्होंने अपनी बेशकीमती अंगूठी छिपाकर एक सरदार को दे दी और उस बात को गुप्त रखने को कहा। जब बीरबल उनके पास आए तो बादशाह ने उनसे कहा, आज हमारी अंगूठी खो गई है। सुबह तो वह हमारे पास ही थी, शौच जाते वक्त मैंने उतार कर रख दी और जब वापस लौटा तो देखा कि अंगूठी गायब है। मुझे जहां तक यकीन है, किसी बाहरी आदमी की यह करामात नहीं है, क्योंकि किसी की ऐसी हिम्मत नहीं पड़ सकती। मैंने यह सुन रखा है कि तुम ज्योतिष शास्त्र के भी ज्ञाता हो, इसलिए यह सब बातें तुम्हें बतला दी। अब तुम सोच समझकर चोर का पता लगा दो। बीरबल ने बादशाह से उस स्थान का पता पूछा जहां उन्होंने शौच जाने से पूर्व अंगूठी रखी थी। बादशाह ने एक अलमारी की ओर इशारा किया। बीरबल ने उस अलमारी के पास जाकर उससे कान सटाया। फिर कुछ देर कान लगाकर हटा लेने का स्वांग किया। देखने से यह प्रतीत होता था जैसे वह कोई बात सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ देर बाद बीरबल ने बादशाह को संबोधित करके कहा, अलमारी साफ बतलाती है, जिसके पास अंगूठी है उसकी दाढ़ी में तिनका है। बीरबल की बात को जब पास ही बैठे सरदार ने सुना, जिसको बादशाह ने अंगूठी दी थी, तो घबराकर वह अपना मुंह व दाढ़ी टटोलने लगा। बीरबल से, जो पहले से ही चौकन्ने थे, उस सरदार की हरकत छिपी नहीं रह सकी। फिर फौरन ही उन्होंने सरदार को ले जाकर बादशाह के सम्मुख खड़ा कर दिया और बोले, देखिए, आपकी अंगूठी के चोर यही हैं न? बादशाह तो पहले ही से जानते थे। बीरबल की होशियारी से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। दरबार के दूसरे लोग बीरबल से जलते तो थे ही, वे ऐसे अवसर की प्रतीक्षा करते रहते थे कि कब बादशाह को बीरबल के खिलाफ भड़काए। ऐसे अवसर उन्हें मिल भी जाते थे। एक बार लोगों के कहने से बादशाह ने कहा, बीरबल, तुम्हारी शिकायत मिली है। जी, लोग कहते हैं बीरबल इतना गुणी नहीं है जितना सरकारी कोष से धन प्राप्त करता है। जी, क्या यह सच है? जी, यानी तुम स्वीकार करते हो? जी, क्या जी करते जा रहे हो? क्या तुम मानते हो कि तुम मूर्ख हो? जी हाँ। जब तुम मूर्ख हो तो क्यों सरकारी खजाने पर बोझ बने हो? छुट्टी करो। मर्जी है आपकी, जहांपना। ठीक है, 1 महीने के लिए हम तुम्हें हटाकर देख लेते हैं। जो हुक्म, जहांपना।
ठीक है, तो कल से तुम जहां भी चाहो जा सकते हो और सदा के लिए जाना चाहो तो चले जाना। आपका हुक्म सर। आंखों पर। बीरबल वहां से कहीं अज्ञातवास में चले गए। बीरबल का अभाव बादशाह को जल्दी ही खलने लगा। उनके बिना बादशाह का न तो मन ही लगा और न दरबार में वह रौनक रही। दरबार में बहुत से फैसले गलत होने लगे। हास्य की जो गंगा बहती थी वह भी सूख गई। बादशाह उदास रहने लगे। उन्होंने बीरबल को ढूंढना शुरू कर दिया, परंतु उसे ढूंढा न जा सका। बादशाह ने उसे ढूंढने की एक तरकीब निकाली। उन्होंने ऐलान किया कि उनके राज्य के लोग अपने साथ आधी धूप आधी छाव लेकर अपने अपने क्षेत्र के सदर मुकाम पर पहुंचें। पूरे राज्य में केवल एक गांव ही ऐसा पाया गया जहां के लोग अपने सदर मुकाम पर आधी धूप और आधी छाव लेकर पहुंचे। वे लोग अपने अपने सिर पर ऐसी चारपाइयां उठाए हुए थे जो इस तरह बुनी थीं कि उनमें बड़े बड़े छिद्र थे। उनकी परछाई में धूप का भाग भी था। बादशाह को अपनी सूझ से आंशिक सफलता मिली। उन्हें विश्वास हो गया कि इस गांव में कोई बुद्धिमान व्यक्ति रहता है। अपनी बात की पुष्टि के लिए उन्होंने कहलवा भेजा कि उस गाज़व के सभी कुओं की दावत बादशाह के महल में है। सब कुएं महल में आए। गांव वालों ने दावत में अपने कुएं न भेजे तो सजा दी जाएगी। गांव वाले घबरा गए, परंतु उस गांव में तो बीरबल था। गांव वालों ने उनसे इसका उपाय पूछा। बीरबल ने कहा, चिंता मत करो, यह कठिन नहीं है। क्या किया जाए? बादशाह का आदेश है कि कुएं दावत में न भेजे तो सजा दी जाएगी। आप कहते हैं कठिन प्रश्न नहीं है। आसान बात है, घबराए नहीं। तो बताइए ना। बादशाह के पास खबर भेज दो कि दावत में आने के लिए हमारे सब कुएं सहमत हैं, मगर उन्होंने एक शर्त लगाई है। हमारे कुएं तभी उस दावत में आएंगे जब उन्हें बुलाने के लिए बादशाह के महल का कुआं आएगा। वे आदमी के साथ या अकेले नहीं आएंगे। वे भी इज्जतदार कुएं हैं। बादशाह को अब संदेह न रहा कि उस गांव में बीरबल मौजूद है। उन्होंने पत्र भेजकर बीरबल को बुला लिया। बादशाह प्रसन्न हो गए। वे बीरबल के बिना बहुत परेशान हो रहे थे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो की लाइक कर दे। साथ एक दिन अकबर अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे और उनके आसपास पूरे देश के समझदार, अच्छे और सृजनात्मक व्यक्ति थे। वे कह रहे थे, अकबर ने बीरबल को थप्पड़ मारा बिना किसी कारण के। लेकिन बादशाह को तो कोई थप्पड़ नहीं मार सकता, लेकिन वह थप्पड़ कहाँ गया? तभी बीरबल ने अपने साथ खड़े व्यक्ति को थप्पड़ मारा। सबने सोचा, यह तो अजीब है। अब जिस व्यक्ति को थप्पड़ लगा उसने अनोखा उत्तर दिया। उसने पूछने की बजाय अपने साथ खड़े व्यक्ति को थप्पड़ मारा। और उस व्यक्ति ने सोचा शायद यह दरबार का चलन है, तो उसने अगले व्यक्ति को थप्पड़ मारा। इस तरह थप्पड़ पूरे दरबार में फैल गया। उसी रात अकबर की पत्नी ने उन्हें थप्पड़ मारा। तब उन्होंने पूछा, आपने मुझे क्यों मारा? वह बोली, यह क्या प्रश्न है? यह तो एक खेल है। अकबर बोले, तुम्हें किसने कहा यह एक खेल है? वह बोली, हमने पूरा दिन सुना कि आपके दरबार में एक अनोखा खेल शुरू हुआ है, जिसका नियम यह है कि जो आपको मारे आप उसे वापस नहीं मार सकते, आपको किसी और को ढूंढना पड़ता है। और किसी ने मुझे थप्पड़ मारा, इसलिए आपका थप्पड़ आपके पास वापस आ गया। अब खेल पूरा हुआ। इस कहानी से शिक्षा, हर तरह के चाल ढाल और काम की अनचाही शुरुआत होती है। इस संसार में हजारों खेल चल रहे हैं जिसके हम सब भागीदार हैं। थप्पड़ या फिर कोई अच्छा परिणाम आप तक देर सवेर पहुंच ही जाता है।
वह कहाँ जाएगा? अच्छे कार्य आपको इनाम दिलाते हैं, जबकि आपके बुरे विचार या कार्य आपको सजा भी दिलाते हैं। शायद हम भूल जाते हैं हमने कब शुरुआत की। संसार बड़ा है, आप तक लौटने में समय लगता है, लेकिन हर चीज अपने स्रोत तक वापस आ जाती है। यह जीवन के मूल नियमों में से एक है। 108 एक बार अकबर अपने एक दरबारी से इतना क्रोधित हो गए कि उसे दरबार से निकालते हुए बोले, तुम मुझे दोबारा अपना चेहरा मत दिखाना। वह व्यक्ति बीरबल के पास मदद के लिए गया। उस दरबारी के घर पर परेशानी थी, उसकी पत्नी और मां दोनों बीमार थे। बीरबल ने उसकी मदद करने की सोची। कुछ दिन बाद अकबर बहुत परेशान थे और कोई भी उन्हें खुश नहीं कर पा रहा था। तभी दरबार में एक व्यक्ति आया जिसने एक मुखौटा पहना था। जो भी उसे देखता अपने आप को हंसने से नहीं रोक पाता। जब अकबर आए और देखा कि पूरा दरबार उस खामोशी से बाहर आ चुका तो वह और दुखी हो गए। उन्होंने जानना चाहा कि यहाँ क्या हो रहा है। मुखौटा पहने वह व्यक्ति अकबर के सामने आया तो अकबर भी हंसे बिना नहीं रह सके। अकबर उस व्यक्ति से बोले, अपना मुखौटा हटाओ और हम तुम्हें इनाम देंगे। मुखौटे वाला व्यक्ति बोला, जहां पनाह, मैं इसे नहीं उतार सकता। मैं वही दरबारी हूं जिसे आपने अपना चेहरा कभी न दिखाने की आज्ञा दी थी, इसलिए मैं यह मुखौटा पहनकर आया हूं। अकबर को तुरंत समझ आ गया कि यह तरीका बीरबल का बताया हुआ है और उन्होंने दरबारी पर लगाई रोक हटा दी। इस कहानी से शिक्षा, जहां पर कोई चीज काम नहीं आती वहां कई बार मजाक काम कर जाता है, और जब मालिक अपने सेवकों से निरर्थक बातें करता है तो सेवक अपनी नौकरी, अपनी जान बचाने के लिए हंसी की बातों का सहारा लेते हैं। इसलिए जब कुछ काम न करे तो थोड़ा बहुत मजाक का सहारा लेना चाहिए। 9 बीरबल गायब थे। उनके और बादशाह के बीच झगड़ा हो गया था और बीरबल को वापस न आने के लिए कहा गया था। लेकिन अब अकबर को उनकी कमी महसूस हो रही थी और बीरबल को वापस लाना चाहते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ है। तभी बादशाह को एक युक्ति सूझी। उन्होंने एक घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति धूप में बिना छतरी के भी छाया में चलता हुआ महल तक आएगा उसे 1000 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएगी। असंभव, लोग बोले। तभी एक ग्रामीण अपने सिर पर चारपाई रखकर आया और इनाम ले लिया। मैं धूप में चलकर आया हूं, लेकिन उसी समय मैं चारपाई की रस्सी की छाव में भी था। वह बोला, यह बहुत ही बढ़िया हल है। उस ग्रामीण से पूछने पर उसने बता दिया कि यह तरीका उसके साथ रह रहे एक व्यक्ति ने बताया था। वह बीरबल ही हो सकता है। बादशाह खुश होकर बोले। बादशाह वहां गए और बीरबल को मना कर ले आए। शिक्षा, एक कुशल व्यक्ति अपनी पहचान नहीं छुपा सकता। बहुत से लोगों के कौशल केवल कर्म और अवसर के कारण छुप जाते हैं। आप अधिकारी होने के नाते उस अच्छे कौशल को ढूंढकर उसका सही उपयोग कर सकते हैं। 2 बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल का बोलबाला था। बीरबल की चतुराई और सूझबूझ ने उन्हें बादशाह का खास बना दिया था। इस कारण दरबार में बहुत से लोग बीरबल से जलते थे। इन लोगों में बादशाह अकबर के साले साहब भी थे। साले साहब बीरबल को नीचा दिखाने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे, लेकिन हर बार उन्हें ही मुंह की खानी पड़ती थी। बेगम का भाई होने की वजह से बादशाह भी उसे कुछ नहीं कहते थे। एक दिन बीरबल की गैर मौजूदगी में साले साहब ने बादशाह अकबर से दीवान पद की मांग कर डाली। बादशाह ने साले साहब की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने साले साहब से कहा, आज मुझे सुबह सुबह महल के पीछे बिल्ली के बच्चों की आवाज सुनाई दी है। लगता है कि किसी बिल्ली ने बच्चे दिए हैं, जाकर देखकर आओ कि यह बात सच है या नहीं।
साले साहब झट से महल के पीछे गए और वापस आकर बोलते हैं, आपकी बात सच है, महल के पीछे एक बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। बादशाह ने कहा, अच्छा, जरा यह बताओ कि बिल्ली ने कितने बच्चों को जन्म दिया है। साले साहब ने जवाब में कहा, यह तो मुझे नहीं पता, मैं अभी पता करके आता हूँ महाराज। इतना कहकर वो फिर से महल के पीछे गए और वापस आकर कहते हैं, महाराज, बिल्ली 5 बच्चों की माँ बनी है। बादशाह अकबर ने पूछा, अच्छा, जरा यह बताओ कि उन 5 बच्चों में से कितनी मादा हैं और कितने नर हैं। साले साहब ने जवाब में कहा, मैंने यह तो देखा ही नहीं, मैं अभी देखकर आता हूँ। इतना कहकर वो फिर से महल के पीछे जाते हैं और थोड़ी देर बाद आकर कहते हैं, महाराज, बिल्ली के 5 बच्चों में से 3 नर हैं और 2 मादा हैं। बादशाह अकबर ने अपने साले साहब से फिर से एक सवाल पूछा, बिल्ली के नर बच्चे किस रंग के हैं। सवाल के जवाब में साले साहब ने कहा, मैं अभी देखकर आता हूँ। बादशाह अकबर ने कहा, रहने दो, बैठ जाओ। इतने में बीरबल राज दरबार में पहुंच चुके थे। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, महल के पीछे बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है, जरा देखकर आओ कि क्या यह बात सही है। बीरबल ने कहा, मैं अभी देखकर आता हूँ महाराज। ऐसा कहकर वह महल के पीछे देखने के लिए चले गए। वापस लौटकर बीरबल ने बादशाह अकबर को बताया, महाराज, बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बिल्ली कितने बच्चों की माँ बनी है। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, 5 बच्चों की। बादशाह ने फिर से सवाल किया, बिल्ली के बच्चों में से कितनी मादा हैं और कितने नर हैं। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, 3 नर और 2 मादा। बादशाह अकबर ने एक बार फिर से बीरबल से सवाल किया, बिल्ली के नर बच्चे किस रंग के हैं। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, 2 नर बच्चों का रंग काला और एक का बादामी है। अब महाराज ने पास बैठे अपने साले साहब की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है। साले साहब शर्मिंदगी से सिर झुकाए बैठे रहे और कुछ न कह सके। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी की सफलता से जलना नहीं चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। 3 दोस्तों, एक समय की बात है, बादशाह अकबर ने अपने बेगम के जन्मदिन के लिए बहुत ही खूबसूरत और बेशकीमती हार बनवाया था। जब जन्मदिन आया तो बादशाह अकबर ने वह हार अपनी बेगम को तोहफे में दे दिया, जो उनकी बेगम को बहुत पसंद आया। अगली रात बेगम साहिबा ने वह हार गले से उतारकर एक संदूक में रख दिया। जब इस बात को कई दिन गुजर गए तो एक दिन बेगम साहिबा ने हार पहनने के लिए संदूक खोला, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। इससे वह बहुत उदास हो गईं और इस बारे में बादशाह अकबर को बताया। इस बारे में पता चलते ही बादशाह अकबर ने अपने सैनिकों को हार ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। इससे अकबर को यकीन हो गया कि बेगम का हार चोरी हो गया है। फिर अकबर ने बीरबल को महल में आने के लिए बुलावा भेजा। जब बीरबल आया तो अकबर ने सारी बात बताई और हार को खोज निकालने की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। बीरबल ने समय व्यर्थ किए बिना ही राजमहल में काम करने वाले सभी लोगों को दरबार में आने के लिए संदेश भिजवाया। थोड़े ही देर में दरबार लग गया। दरबार में अकबर और बेगम सहित सभी काम करने वाले हाजिर थे, लेकिन बीरबल दरबार में नहीं था। सभी बीरबल का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी बीरबल एक गधा लेकर राज दरबार में पहुंच जाता है। देर से दरबार में आने के लिए बीरबल बादशाह अकबर से माफी मांगता है। सभी सोचने लगते हैं कि बीरबल गधे को लेकर राज दरबार में क्यों आया है। फिर बीरबल बताता है कि यह गधा उसका दोस्त है और उसके पास जादुई शक्ति है। यह शाही हार चुराने वाले का नाम बता सकता है। इसके बाद बीरबल जादुई गधे को सबसे नजदीक वाले कमरे में ले जाकर बांध देता है
और कहता है कि सभी एक एक करके कमरे में जाएं और गधे की पूंछ पकड़कर चिल्लाएं, जहां पनाह मैंने चोरी नहीं की है। साथ ही बीरबल कहता है कि आप सभी की आवाज दरबार तक आनी चाहिए। सभी के पूंछ पकड़कर चिल्लाने के बाद आखिर में गधा बताएगा कि चोरी किसने की है। इसके बाद सभी कमरे के बाहर एक लाइन में खड़े हो गए और एक एक करके सभी ने कमरे में जाना शुरू कर दिया। जो भी कमरे के अंदर जाता तो पूंछ पकड़कर चिल्लाना शुरू कर देता, जहां पनाह मैंने चोरी नहीं की है। जब सभी का नंबर आ जाता है तो अंत में बीरबल कमरे में जाता है और कुछ देर बाद कमरे से बाहर आ जाता है। फिर बीरबल सभी काम करने वालों के पास जाकर उन्हें दोनों हाथ सामने करने को बोलता है और एक एक करके सभी के हाथ सूंघने लगता है। बीरबल की इस हरकत को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही सूंघते सूंघते एक काम करने वाले का हाथ पकड़कर बीरबल जोर से बोलता है, जहां पनाह इसने चोरी की है। ये सुनकर अकबर बीरबल से कहते हैं, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि चोरी इस सेवक ने ही की है? क्या तुम्हें जादुई गधे ने इसका नाम बताया है? तब बीरबल बोलता है, जहां पनाह यह गधा जादुई नहीं है। यह बाकी गधों की तरह साधारण ही है। बस मैंने इस गधे की पूंछ पर एक खास तरह का इत्र लगाया है। सभी सेवकों ने गधे की पूंछ को पकड़ा, बस इस चोर को छोड़कर। इसलिए इसके हाथ से इत्र की खुशबू नहीं आ रही है। फिर चोर को पकड़ लिया गया और उससे चोरी के सभी सामान के साथ ही बेगम का हार भी बरामद कर लिया गया। बीरबल की इस अक्लमंदी की सभी ने सराहना की और बेगम ने खुश होकर बादशाह अकबर से उसे उपहार भी दिलवाया। कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुरे काम को कितना भी छुपाने की कोशिश करो, एक दिन सबको पता चल ही जाता है। इसलिए बुरे काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे, कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। 4 एक पेड़ दो दो मालिक नई कहानी। अकबर बादशाह दरबार लगाकर बैठे थे। तभी राघव और केशव नाम के दो व्यक्ति अपने घर के पास स्थित आमसे के पेड़ का मामला लेकर आए। दोनों व्यक्तियों का कहना था कि वे ही आम के पेड़ के असल मालिक हैं और दूसरा व्यक्ति झूठ बोल रहा है। चूंकि आम का पेड़ फलों से लदा होता है, इसलिए दोनों में से कोई उस पर से अपना दावा नहीं हटाना चाहता। मामले की सच्चाई जानने के लिए अकबर राघव और केशव के आसपास रहने वाले लोगों के बयान सुनते हैं, पर को कोई फायदा नहीं हो पाता है। सभी लोग कहते हैं कि दोनों ही पेड़ को पानी देते थे और दोनों ही पेड़ के आसपास एक कई बार देखे जाते थे। पेड़ की निगरानी करने वाले चौकीदार के बयान से भी साफ नहीं हुआ कि पेड़ का असली मालिक राघव है कि केशव है, क्योंकि राघव और केशव दोनों ही पेड़ की रखवाली करने के लिए चौकीदार को पैसे देते थे। अंत में अकबर थक हार कर अपने चतुर सलाहकार मंत्री बौरबल की सहायता लेते हैं। बीरबल तुरंत ही मामले की जड़ पकड़ लेते हैं, पर उन्हें सबूत के साथ मामला साबित करना होता है कि कौन सा पक्ष सही है और कौन सा झूठा। इसलिए वह एक नाटक रचते हैं। बीरबल आम के पेड़ की चौकीदारी करने वाले चौकीदार को एक रात अपने पास रोक लेते हैं। उसके बाद बीरबल उसी रात को अपने दो भरोसेमंद व्यक्तियों को अलग अलग राघव और केशव के घर झूठे समाचार के साथ भेज देते हैं और समाचार देने के बाद छुपकर घर में होने वाली बातचीत सुनने का निर्देश देते हैं। केशव के घर पहुंचा व्यक्ति बताता है कि आम के पेड़ के पास कुछ अज्ञात व्यक्ति पके हुए आम चुराने की फिराक में हैं। आप जाकर देख लीजिए। यह खबर देते वक्त केशव घर पर नहीं होता है, पर केशव के घर मां आते ही उसकी पत्नी यह खबर केशव को सुनाती है। केशव बोलता है, हाँ हाँ, सुन लिया, अब खाना लगा।
वैसे भी बादशाह के दरबार में अभी फैसला होना बाकी है। पता नहीं हमें मिलेगा कि नहीं। और खाली पेट चोरों से लड़ने की ताकत कहाँ से आएगी? वैसे भी चोरों के पास से तो आजकल हथियार भी होते हैं। आदेश अनुसार झूठा समाचार पहुंचाने वाला व्यक्ति केशव की यह बात सुनकर बीरबल को बता देता है। राघव के घर पहुंचा व्यक्ति बताता है, आपके आम के पेड़ के पास कुछ अज्ञात व्यक्ति पके हुए आम चुराने की फिराक में हैं। आप जाकर देख लीजिएगा। यह खबर देते वक्त राघव भी अपने घर पर नहीं होता है, पर राघव के घर आते ही उसकी पत्नी यह खबर राघव को सुनाती है। राघव आव देखता है न ताव, फौरन लाठी उठता है और पेड़ की ओर भागता है। उसकी पत्नी आवाज जमलगाती है, अरे खाना तो खा लो फिर जाना। राघव जवाब देता है कि खाना भागा नहीं जाएगा, पर हमारे आम के पेड़ से आम चोरी हो गए तो वह वापस नहीं आएंगे। इतना बोलकर राघव दौड़ता हुआ पेड़ के पास चला जाता है। आदेश अनुसार झूठा समाचार पहुंचाने वाला व्यक्ति बीरबल को सारी बात बता देते हैं। दूसरे दिन अकबर के दरबार में राघव और केशव को बुलाया जाता है और बीरबल रात को किए हुए परीक्षण का वृतांत बादशाह अकबर को सुना देते हैं, जिसमें भेजे गए दोनों व्यक्ति गवाही देते हैं। अकबर राघव को आम के पेड़ का मालिक घोषित करते हैं और केशव को पेड़ पर झूठा दावा करने के लिए कड़ा दंड देते हैं तथा मामले को बुद्धिपूर्वक चतुराई से सुलझाने के लिए बीरबल की प्रशंसा करते हैं। सच ही तो है, जो व्यक्ति परिश्रम करके अपनी किसी वस्तु या संपत्ति का जतन करता है, उसे उसकी परवाह अधिक होती है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। एक दिन की घटना है कि बादशाह और बेगम दोनों भोजनोपरांत बाग में भूला भूलते हुए सानंद गपशप लड़ा रहे थे। अचानक बेगम की ऊर्ध्ववायु खुली, जिससे बादशाह बहुत चिढ़ गया और बेगम को तुरंत महल से बाहर निकल जाने की आज्ञा दी। बेगम शहर से बाहर एक बाग में कैदी की सूरत में नजरबंद कर दी गई। बादशाह को वही धुन सवार थी। दूसरे दिन जब सवेरे दरबार लगा तो बादशाह ने सभासदों से पूछा, क्या कभी तुम लोगों को भी अधोवायु निकलती है? अधोवायु निकलने के कारण बेगम का दंडित होना सब पर विदित था। इस कारण एक स्वर से सबों ने इनकार कर दिया और उस दिन का दरबार समाप्त हुआ। जिस दिन की यह बात थी, उस दिन बीरबल किसी सरकारी काम से बाहर गया था, इसलिए जब कई दिन पश्चात वह लौटा तो बादशाह ने वही प्रश्न बीरबल से भी किया। भला बीरबल कब चूकने वाला था? वह झट बोला, पृथ्वीनाथ, जिस तरह से अन्य लोगों को अधोवायु होती है, उसी तरह मुझे भी होती है। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह बहुत नाराज हुआ और उससे बोला, वाह, खूब अच्छे रहे। इस सभा में ऐसा एक भी आदमी नहीं है जिसे अधोवायु सरती हो, फिर तुम्हें कैसे सरने लगी? जब यही बात है तो तुम दरबार से बाहर चले जाओ और जब तक मैं तुम्हें आने की आज्ञा न दूं कदापि न आना। बीरबल हाजिर जवाब था, उसे उत्तर प्रत्युत्तर करने में हिचकिचाहट नहीं होती थी, परंतु मौका देखकर काम करना बुद्धिमानों का काम है। बादशाह को अपने ऊपर बहुत नाराज देख वहां से वह तत्काल बाहर चला गया। बेगम को नजरबंद हुए जब बहुत दिन हो गए तो एक दिन वह अपने नजरबंदी के कष्टों से ऊबकर बीरबल को बुलवाया और उससे आजिजी कर बोली, बीरचल, आपकी मदद के बिना मेरा उद्धार नहीं हो सकता। कोई तरकीब निकालकर मुझे इस निविड़ कैद से मुक्त करो, मेरा जीवन असंभव हो रहा है। बीरबल ने कहा, दूसरे की वकालत वही कर सकता है जो निर्दोष हो। मैं तो खुद हो तुम्हारे दोष में शामिल हूँ, तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? बेगम बीरबल को भली भांति जानती थी, अतएव उसकी बात बीच में ही काटकर बोली, बीरबल, तुमको मैं भली भांति जानती हूँ। मेरा दृढ़ विश्वास है कि चाहे बादशाह तुमसे भले ही नाखुश हो, परंतु उनको मना लेना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है।
बेगम की इस युक्तिसंगत बात को सुनकर बीरबल खुश होकर उसके कार्यसाधन के निमित्त 10,000 रुपए की मांग पेश की। उसे तत्क्षण 10,000 की थैली समर्पण की गई। बीरबल घर पहुंचकर एक सुनार को बुलवाया। वह अपने काम का बड़ा पक्का था। बीरबल उसको रुपए की एक थैली देकर बोला, सेठ जी, मुझे मोती मंडित सुवर्ण का एक जव की बाली दरकार है, इसलिए आप उत्तम 2 मोतियों को बाजार से संग्रह कर उन्हें सोने में इस प्रकार जड़ों की देखने में हूबहू जव की बाली ही जान पड़े। सुनार कुछ कालोपरांत एक उत्कृष्ट बाली बना लाया। बीरबल उसे देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे कुछ द्रव्य इनाम में देकर विदा किया। आप उस बाली को लेकर बादशाह के महल की तरफ चला। दरबार में पहुंचते पहुंचते आधा दिन ढल गया। परंदारों से अपने आने का संदेशा बादशाह के पास यह भेजा कि पृथ्वीनाथ, मैं एक बड़े आवश्यक कार्यवश आपसे मिलने आया हूं, यदि आज्ञा हो तो अंदर आऊं। बादशाह ने आज्ञा देकर बीरबल को दरबार में बुलवा लिया। बीरबल बादशाह के पास पहुंचकर नियम अनुसार सलाम कर बगल में बैठ गया और मोती उसके हाथ में देकर बोला, गरीब परवर, यह मोती का बीज एक बाहरी व्यापारी लेकर आया था, जिससे मैंने बड़ी कठिनता से प्राप्त किया है। इसमें एक खास खसूसियत यह है कि यदि कोई पाक साफ आदमी इसको अच्छी जमीन में बोएगा तो इसी के समान और बहुत सी मोतियां पैदा होंगी। मैंने देखा कि यह काम सिवा आपके दूसरा कोई न कर सकेगा, अतएव आपकी सेवा में लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कृपया इसको किसी अच्छी जमीन पर बो दीजिए, आपको आगे चलकर इससे बड़ा लाभ होगा। बादशाह उसकी बात मानकर तुरंत आज्ञा दिया, बीरबल, इसके योग्य जमीन ढूंढकर सूचना दो। परवाने में यह भी लिखा था कि जिस जमीन को बीरबल इस कार्य के लिए पसंद करेगा, वह चाहे बड़ी आलीशान मकानों से ही क्यों न सुशोभित की गई हो, तुरंत साफ करा दी जाएगी। बीरबल की खूब बन आई। उसने अपने पुराने वैरियों के मकानातों को आर्डर देकर तोड़वा दिया। कितने लोगों ने तो बीरबल के आतंक से बचने के लिए बड़ी बड़ी रकर्मों की घूसें दी। पहले वह नाक भौं सिकोड़कर लोगों को टरकाता, परंतु जब न मानते और बहुत मिन्नत करते तो किसी से कम और किसी से बेस लेकर उनका मकान छोड़ देता। जब बीरबल का खासी रकम मिल गई तो बड़े बड़े महलों को गिरवाना बंद कर दिया। बाद को गरीबों की झोपड़ियों का चौगुनी कीमत देकर कुछ झोपड़ियां गिरवाकर एक खासी चौरस जमीन बना ली और उसे खूब जोतवाकर उसमें उत्तम प्रकार की खाद डलवा दी। पंक्ति से आवपाशी कराकर उसको भली भांति सिंचवाकर खेत को दुरुस्त करवा लिया। जब बीज बोने के काबिल खेत तैयार हुआ तब बीरबल ने एक दूत द्वारा बादशाह के पास खबर भेजी, पृथ्वीनाथ, आपका खेत तैयार हो गया है, अब आप सभासदों के सहित पधार कर खेत का मुलाहिजा फरमावें। बीरबल उस मोती के बीज को लेकर सभा के सन्मुख आया और उसे बादशाह को दिखाकर बोला, हुजूर, इस बीज को बोने वाला खूब पाक साफ मनुष्य होना चाहिए, जिससे दुर्गंधी आती होगी उसके बोने से बीज से हरगिज मोतो नहीं उगेगी। इसलिए जिसके शरीर से कभी वायु न सरती हो वह इसको बोए। आपके दरबार में तो ऐसों की कमी भी नहीं है। किसी एक को आज्ञा दीजिए कि जो इस काम को प्रसन्नता पूर्वक करे। बादशाह ने एक एक कर अपने सभी उपस्थित सभासदों से पूछा, परंतु कोई बीज बोने के लिए हामी न हुआ। लगभग हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे, पर सबों ने नहीं कर दिया। कारण कि यदि कोई यह कहकर कि मुझे हवा नहीं सरती, मोती बोने का साहस करता और कहीं बाद में मोती न उगती तो उसकी गर्दन मारी जाती। तब बादशाह ने बीरबल को बीज बोने के लिए कहा। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, यह तो मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि मुझको वायु सरती है। आपके सामने बहुतेरे लोगों ने इस बात की साक्षी दी है कि उनको वायु नहीं सरती, तो बड़े अफसोस की बात है कि बीज बोने के लिए कोई तैयार क्यों नहीं होता। श्रीमान को भी वायु नहीं सरती, अतएव अब इस काम को स्वयं आप ही करें तो कितना उत्तम हो। बादशाह बीरबल के प्रस्ताव को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि मुझे भी तो वायु सरती है।
इस संसार में ऐसा एक भी मनुष्य न निकलेगा जिसे वायु न सरती हो। तब बीरबल ने मौका देखकर कहा, पृथ्वीनाथ, जब यही बात है तो बेगम और मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके लिए हम दंडित किए गए। बीरबल की इस युक्ति से बादशाह का गुस्सा शांत हो गया और बेगम को महल में बुलवाने की आज्ञा दी। बीरबल भी दीवान पद पर नियुक्त किया गया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 5 सम्राट की चोरी हुई चप्पलें बहुत मजेदार कहानी। एक गर्मी की दोपहर बादशाह अकबर ने अपने महल के बगीचे में टहलने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद उन्हें थकान महसूस हुई और उन्होंने एक बड़े छायादार पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी चप्पलें उतारी, बैठ गए और जल्द ही सो गए। जब अकबर सो रहे थे तो एक शरारती बंदर ने चप्पल देखी और जैसा कि बंदर अक्सर उत्सुक होते हैं, उन्हें छीन लिया और भाग गया। जब अकबर की नींद खुली तो उन्होंने पाया कि उनकी चप्पलें गायब थीं। परेशान और चिढ़कर उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया, जिसमें उनके बुद्धिमान और मजाकिया सलाहकार बीरबल भी शामिल थे। अकबर ने घोषणा की, जब मैं आराम कर रहा था तब किसी ने मेरी चप्पलें चुरा लीं। मैं चाहता हूं कि वे तुरंत मिल जाएं। मंत्री घबराकर इधर-उधर देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहां से करें। हालांकि बीरबल हमेशा की तरह शांत था। उसने बादशाह को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं आपको आश्वासन देता हूं, मैं आपकी चप्पलें ढूंढ लूंगा। लेकिन मुझे थोड़ा समय और सभी का सहयोग चाहिए। अकबर ने सहमति जताते हुए बीरबल को जांच का अधिकार दिया। बीरबल ने सबसे पहले महल के सभी कर्मचारियों को इकट्ठा किया और उन्हें बगीचे के हर कोने की तलाशी लेने का निर्देश दिया, लेकिन चप्पल कहीं नहीं मिली। फिर बीरबल ने सड़क पर प्रदर्शन करने वाले कलाकारों के एक समूह को बुलाया जो अक्सर महल के प्रांगणों में मनोरंजन करते थे। उनमें एक प्रशिक्षित बंदर भी था जो अपनी चतुर चालों के लिए जाना जाता था। बीरबल के दिमाग में एक विचार आया। उसने प्रशिक्षक से पूछा कि क्या बंदर कोई खास काम कर सकता है। प्रशिक्षक को आश्चर्य हुआ और उसने सहमति दे दी। बीरबल ने फुसफुसाते हुए अपनी योजना बताई और प्रशिक्षक ने उत्साह से सिर हिलाया। अगली सुबह बीरबल और कलाकार महल के उस बगीचे में इकट्ठे हुए जहां अकबर ने अपनी चप्पलें खो दी थीं। अकबर वहां उत्सुकता से देख रहा था। प्रशिक्षक ने अपने बंदर को छोड़ दिया, जिसे मानवीय हरकतों की नकल करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। बंदर जल्दी से उस पेड़ की ओर भागा जहां अकबर आराम कर रहा था, इधर-उधर देखा और फिर भागता हुआ एक ऊंची शाखा पर चढ़ गया। वहां से उसने अकबर की चप्पलें निकाली जो पत्तियों के बीच छिपी हुई थीं। अकबर समेत सभी लोग हंस पड़े। चतुर बंदर ने रहस्य सुलझा लिया था और अकबर की चप्पलें वापस कर दी गईं। अकबर अभी भी हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम मुझे हमेशा आश्चर्यचकित करते रहते हो। लेकिन मुझे बताओ, तुमने ऐसी अद्भुत योजना कैसे बनाई? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, मुझे पता था कि कोई भी इंसान महल के भीतर आपकी चप्पलें चुराने की हिम्मत नहीं करेगा। ऐसा करने की हिम्मत और फुर्ती केवल बंदरों में ही होती है। जब मैंने प्रशिक्षित बंदर को देखा तो मुझे लगा कि यह अपराधी को पकड़ने में हमारी मदद कर सकता है। और ऐसा लगता है कि मैं सही था। अकबर खिलखिलाकर हंसे और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी प्रतिभा साबित कर दी। तुमने न केवल मेरी चप्पलें लौटा दी, बल्कि हम सबका सत्कार भी किया। इसके लिए तुम्हें अच्छा इनाम दिया जाएगा। और इस प्रकार बीरबल की चतुर सोच और हास्य की भावना ने एक बार फिर दिन बचा लिया तथा अकबर और बीरबल के साहसिक कारनामों की समृद्ध कथा में एक और मनोरंजक कहानी जोड़। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 6 बीरबल के साथ गधे बहुत मजेदार कहानी।
एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धि को परखने के लिए एक अनोखी चुनौती रखी। वह देखना चाहते थे कि क्या बीरबल राज्य के सबसे जिद्दी प्राणियों में से एक गधे से जुड़ी समस्या को हल कर सकते हैं। अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मेरे पास तुम्हारे लिए एक चुनौती है। मेरे पास 7 गधे हैं और मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें एक सीधी पंक्ति में एक दूसरे के पीछे खड़ा करो। शर्त यह है कि उन्हें बिना किसी बल या छल के स्वेच्छा से ऐसा करना चाहिए। बीरबल हमेशा चुनौतियों के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिया। महाराज, यह एक मनोरंजक कार्य होगा। मैं इसे पूरा करने के लिए एक दिन का समय मांगता हूं। अकबर ने सहमति जताते हुए बीरबल को 7 गधे दे दिए। दरबारियों को उत्सुकता थी कि बीरबल इस बेतुके काम को कैसे अंजाम देंगे, इसलिए उन्होंने यह तमाशा देखने के लिए उनके पीछे चलने का फैसला किया। बीरबल गधों को महल के बाहर एक मैदान में ले गया। उसने कुछ देर सोचा और फिर बाजार की ओर चल दिया। वह रसदार गाजरों की 7 बड़ी बोरियां लेकर लौटा। बीरबल ने फिर गधों को एक पंक्ति में खड़ा किया और हर गधे के सामने कुछ फीट की दूरी पर गाजर की एक बोरी रख दी। जैसा कि उम्मीद थी, गधे खाने के शौकीन थे, इसलिए वे सीधे गाजर की बोरियों की ओर बढ़े और संतुष्ट होकर खाने लगे। दरबारी हैरान रह गए। उनमें से एक बोला, लेकिन बीरबल, वे एक दूसरे के पीछे खड़े नहीं हैं। वे तो बस खाना खा रहे हैं। बीरबल ने अपनी विशिष्ट मुस्कान के साथ उत्तर दिया, आह, लेकिन ध्यान से देखो। प्रत्येक गधा गाजर की अपनी बोरी पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, दूसरों के बारे में बेखबर। वे एक पंक्ति में खड़े हैं, बस उस तरह से नहीं जैसा आपने उम्मीद की थी। बीरबल के इस उपाय की चतुराई को समझकर दरबारी हंसने लगे। जब अकबर को यह बात बताई गई तो वह बीरबल की चतुराई से प्रभावित और खुश हुए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन अकबर ने बीरबल के साथ थोड़ा और मजाक करने का फैसला किया। उन्होंने उसे फिर से बुलाया और कहा, बीरबल, यह बहुत बढ़िया था, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक और चुनौती है। इस बार इन 7 गधों को समझाओ कि वे एक शाही काम का हिस्सा हैं और जब मैं गुजरूं तो उन्हें मेरे सामने झुकना होगा। बीरबल ने बादशाह के अनुरोध के पीछे छिपे हास्य को समझते हुए हंसते हुए कहा। वह सहमत हो गया और वापस खेतों में चला गया, जहां गधे अभी भी गाजर का आनंद ले रहे थे। इस बार बीरबल 7 बड़े दर्पण लेकर आया। उसने प्रत्येक गधे के सामने एक दर्पण रखा। गधे अपने प्रतिबिंब देखकर सोच रहे थे कि गाजर के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले और भी गधे हैं। प्रतिस्पर्धा की भावना महसूस करते हुए उन्होंने सहज रूप से अपने सिर नीचे झुकाए अपने कीमती भोजन को छिपाने की कोशिश की। बीरबल ने अकबर को यह नजारा देखने के लिए बुलाया। जब अकबर आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि सभी गधे अपने सिर नीचे झुकाए हुए थे, मानो वे उन्हें सम्मान दे रहे हों। दरबारी जोर से हंसने लगे और अकबर भी खुद को रोक नहीं पाए और उनकी हंसी में शामिल हो गए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम मुझे हमेशा आश्चर्यचकित करते रहते हो। तुमने मेरे बेतुके अनुरोधों को मेरे लिए बहुत ही मनोरंजक और ज्ञानवर्धक बना दिया है। तुम सचमुच मेरे दरबार का एक अमूल्य हिस्सा हो। बीरबल ने आदरपूर्वक झुककर उत्तर दिया, महाराज, कभी कभी सबसे सरल प्राणी भी हमें सबसे गंभीर सबक सिखा देते हैं। और इस दौरान एक अच्छी हंसी भी नुकसानदेह नहीं होती। और इस प्रकार बीरबल के 7 गधों की कहानी अकबर के दरबार में सबसे प्रिय कहानियों में से एक बन गई, जो एक बार फिर मंत्री बीरबल की अद्वितीय बुद्धिमत्ता और बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। यह कहानी हास्य और ज्ञान का मिश्रण है, जो बीरबल की चतुराई को एक आनंदमय तरीके से प्रदर्शित करती है।
दोस्तों, कहानी है कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल RK वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए